जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद सबसे ताकतवर पद मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति है जिसे आपने कभी वोट ही नहीं दिया। इस व्यक्ति के सिर्फ एक हस्ताक्षर से विधानसभा भंग हो सकती है, सरकारी नीतियां बदल सकती हैं और कानून व्यवस्था पर निर्णायक फैसले दिए जा सकते हैं। वो खास व्यक्ति कौन है? वो हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। संवैधानिक पद जिनके पास एक संवैधानिक केंद्र शासित प्रदेश में असाधारण शक्तियां हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि यह पद कैसे काम करता है, इसके कानूनी आधार क्या हैं और यह जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र और प्रशासन के लिए क्यों इतना अहम है। आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर गहराई से चर्चा करेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया, संवैधानिक प्रावधान, कार्य शक्ति, कर्तव्य और विशेष सुरक्षा जिम्मेदारियां। यह वीडियो होगा आसान भाषा में लेकिन पूरी तरह कानूनी रूप से सही, जिसमें हम भारतीय संविधान और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का हवाला भी देंगे। और आज के इस सेशन के अंदर हम जो सबसे पहले कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं उपराज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान है। अनुच्छेद 239 भारतीय संविधान का यह कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से होता है, जिसे हम उपराज्यपाल कहते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद राज्यपाल का पद हटाकर उपराज्यपाल का पद लाया गया, जिससे जम्मू कश्मीर दिल्ली और पुडुचेरी जैसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन सुरक्षा कारणों से यहां उपराज्यपाल के पास ज्यादा अधिकार है एज कंपेयर्ड टू जितनी दूसरी केंद्र शासित प्रदेश, चाहे वो दिल्ली हो, पौंडीचेरी हो या फिर दूसरे राज्य हों। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा सीधे नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के इच्छा पर पद पर बने रहते हैं। संविधान में निश्चित कार्यकाल का उल्लेख नहीं है उपराज्यपाल के और संसद की मंजूरी के बिना हटाए या स्थानांतरित किए जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की जरूरत क्यों है, उपराज्यपाल की आवश्यकता क्यों है, उसको समझते हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद सरकार ने अधिक नियंत्रण रखना जरूरी समझा, क्योंकि सुरक्षा मुद्दे, आतंकवाद का खतरा और सीमा पार की चुनौतियां बनी हुई हैं। उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक और कानूनी ढांचे के बारे में। उपराज्यपाल के अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 ए और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। जो अनुच्छेद 239 है और 239 डबल ए है, वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान और उसका ढांचा प्रोवाइड करता है। उसी के साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जम्मू कश्मीर को विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 239 डबल ए की अगर हम बात करें और इसको हम तुलना कर रहे हैं दूसरे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के उपराज्यपाल जैसे अधिकार, लेकिन एक अहम अंतर है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल में। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनके हाथ में पूरा नियंत्रण किसका होता है? कानून व्यवस्था का, और पुलिस पूरी तरीके से उपराज्यपाल के अधीन होती है, जबकि दिल्ली में यह साझा होता है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में विशेष अधिकार क्या हैं उपराज्यपाल के। सबसे पहला, कानून व्यवस्था, पुलिस और लोक व्यवस्था पूरी तरह उपराज्यपाल के नियंत्रण में है। दूसरा, भूमि और राज्य संसाधन, कई मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ उपराज्यपाल के पास है। तीसरा, सुरक्षा और खुफिया समन्वय, सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आईबी के साथ मिलकर काम करते हैं उपराज्यपाल। अब बात करते हैं उपराज्यपाल के, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के क्या कार्य और कर्तव्य हैं। सबसे पहला, विधानसभा और संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना। दूसरा, गृह मंत्रालय के साथ प्रशासन और सुरक्षा में समन्वय बिठाना। तीसरा, विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देना या फिर रोकना।
और चौथा, संवेदनशील केंद्रीय शासित प्रदेश में क्या विशेष सुरक्षा कर्तव्य हैं उपराज्यपाल के, उसको समझते हैं। संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, उसके अंदर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के क्या कर्तव्य हैं वो समझते हैं। पहला, आतंकवाद से जुड़े खतरों की निगरानी करते हैं। दूसरा, सुरक्षा परामर्श जारी करते हैं। तीसरा, केंद्रीय बलों को बुलाने का अधिकार होता है, बिना स्थानीय सरकार से बात किए या उनकी सहमति के बिना भी बुला सकते हैं केंद्रीय बलों को राज्य के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा न्यायिक और संवैधानिक क्या जिम्मेदारियां होती हैं उपराज्यपाल की जम्मू कश्मीर में। पहला, केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय संविधान के प्रावधानों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करना। दूसरा, उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का भी अनुपालन करवाना। अब बात करेंगे उपराज्यपाल की शक्तियों की। जहां तक उपराज्यपाल की शक्तियों की बात है तो सबसे पहले हम विधायी शक्तियों की बात करते हैं। विधायी शक्तियों के अंदर क्या शक्तियां हैं उपराज्यपाल की? उनकी पहली शक्ति है विधानसभा को बुलाना, उसको स्थगित करना और भंग भी करने की शक्ति है। और विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि उनकी कार्यपालिका की क्या शक्ति है। पहली शक्ति कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि प्रशासन पर उनका सीधा नियंत्रण है। और दूसरी है सुरक्षा और लोक व्यवस्था के मामलों में मंत्री परिषद की सलाह को वो दरकिनार भी कर सकते हैं। अब उसके बाद उनकी कुछ आपातकालीन शक्तियां भी हैं। अगर हम आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 239 ए-बी के तहत यदि केंद्र शासित प्रदेश में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं उपराज्यपाल। आपातकाल में सीधे प्रशासनिक निर्णय भी ले सकते हैं उपराज्यपाल। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं उपराज्यपाल की। उपराज्यपाल की शक्तियां और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में माफी, सजा में राहत या फिर दया याचिका स्वीकार करना का अधिकार होता है उपराज्यपाल के पास। कि मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में जितने भी मामले आएंगे, कानूनी मामले आएंगे, उन सभी में माफी कर सकते हैं, सजा में राहत दे सकते हैं और उसके साथ साथ दया याचिका को स्वीकार कर सकते हैं। और ये कहाँ होता है? ये होता है अनुच्छेद 161 के तहत ये अधिकार मिला हुआ होता है। अब आगे बढ़ने से उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। क्या आपको लगता है कि एक शक्तिशाली केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पर स्थिरता बनाए रखते हैं या फिर यह स्थानीय लोकतंत्र को कमजोर करते हैं? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में राज्यपाल और उप राज्यपाल के बीच का अंतर। जब जम्मू कश्मीर पहले राज्य था तो वहां पर राज्यपाल थे, और जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है तो अब उपराज्यपाल है। या भविष्य में जब पूरा प्रदेश बन जाएगा, राज्य बन जाएगा, तब वहां पर फिर से राज्यपाल आ जाएंगे। तो उस स्थिति के अंदर राज्यपाल और उपराज्यपाल की भूमिका के अंदर क्या फर्क होगा उसको समझते हैं। जहां तक राज्यपाल की बात करें तो वो राज्यों में होते हैं और इसमें क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। दूसरा, ज्यादातर मामलों में वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। और जबकि उपराज्यपाल की बात करें तो वो अनुच्छेद 239 के तहत कार्य करते हैं और अधिक प्रत्यक्ष शक्तियां खासकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था में होती हैं उनके पास। जम्मू कश्मीर के कई मामलों में स्थानीय मंत्रियों को या मंत्रियों की सलाह को भी बाईपास कर सकते हैं। ये एक उपराज्यपाल के पास शक्तियां होती हैं। मगर अगर वही राज्य होता तो जो राज्यपाल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं मुख्यतः। अब बात करते हैं चुनौतियां और आलोचनाओं की। केंद्रीकरण बनाम स्वायत्तता। कुछ लोग मानते हैं कि यह निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कमजोर करता है, जबकि जनधारणा क्या है, आलोचक इसे केंद्र सरकार का नियंत्रण मानते हैं। सुरक्षा बनाम लोकतंत्र पर बहस भी छिड़ जाती है इससे। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में संतुलन कई बार मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियों की।
एक केस है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली बनाम भारत संघ 2018 और 2023। ये एक्चुअल में दिल्ली सरकार से रिलेटेड केस है। जब केजरीवाल की सरकार थी और एलजी के साथ जंग चल रही थी, तो उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहा था कि उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए। मगर ये जो बात है, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, पूर्णतः जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जम्मू कश्मीर में विशेष सुरक्षा परिस्थितियों के कारण शक्तियां अधिक हैं। कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता और संघीय संतुलन पर जोर दिया था उस केस के अंदर। अब बात करते हैं अंत में निष्कर्ष की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर में सबसे ताकतवर प्रशासनिक पद बन गए हैं, जो कानून व्यवस्था और शासन को सीधे केंद्र सरकार से जोड़ते हैं। यह सुरक्षा और समन्वय सुनिश्चित करता है, लेकिन साथ ही स्थानीय लोकतांत्रिक स्वायत्ता पर भी सवाल उठाता है। आखिरकार इस पद की सफलता का मापदंड सिर्फ संवैधानिक सिद्धांत नहीं होगा, बल्कि यह होगा कि यह जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन, अधिकारों और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है। और हमें देखने से पता भी चल रहा है और सभी के विचार भी हैं आम जनमानस के, कि अभी आज की तारीख के अंदर जो उपराज्यपाल महोदय हैं जम्मू कश्मीर के, वो बहुत अच्छे प्रशासक है और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अंत में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का मॉडल अस्थायी सुरक्षा की आवश्यकता है या फिर स्थायी शासन का समाधान है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह कानूनी विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको ऐसे ही कानूनी विश्लेषण और मिल सके। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप से कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।